नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारी पाठशाला में। मित्रों, आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के BA सेकेंड सेमेस्टर के ये संस्कृत सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को देखेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड पे होने वाला है, यानी कि पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। अब आपका एग्ज़ाम रिटन ना हो करके OMR होगा। तो हम आज देखते हैं कि OMR क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका जो पूछने का मतलब तरीका होगा वो किस तरह का होगा और हमें किस तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आज हम संस्कृत के फर्स्ट पेपर शुकनाशोपदेश के OMR क्वेश्चन को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, शुकनाशोपदेश ग्रंथ है जो कि हमें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है और उसका यह क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किस राजा की राजधानी विदिशा नगरी है। यानी कि शुकनाशोपदेश में जब आप उसकी पूरी भूमिका पढ़ेंगे तो इसके आधार पे प्रश्न पूछा जाएगा ये कि किस राजा की राजधानी विदिशा नगरी है। तो विदिशा नगरी का कौन सा राजा ऐसा है जिसकी राजधानी विदिशा नगरी है? तो चित्ररथ ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यह गंधर्व राज हेमकूट है, इसलिए इनकी राजधानी नहीं होगी। शुकनास ये भी नहीं हो सकते क्योंकि ये तारापीठ के मंत्री हैं। शबर सेनापति भी नहीं हो सकते। शूद्रक यह एक ऐसा राजा था जिसकी जो राजधानी थी वह विदिशा नामक नगरी थी। तो ये हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जाबाली मुनि के पुत्र का क्या नाम था। तो जाबाली मुनि के पुत्र का नाम हारित होगा क्योंकि शुकनास जो है वो मंत्री हैं, वैशंपायन जो है वो मित्र है चंद्रपीठ के और जीर्ण शबर जो है वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन जो हारित है वह जाबाली मुनि का पुत्र है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा शुकनास किसके मंत्री थे? तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रपीठ, क्योंकि शूद्रक जो थे वह तारापीठ राइट आंसर होगा। शूद्रक जो है वह चंद्रपीठ का एक दूसरा अवतार था, इसलिए चंद्रपीठ भी नहीं होगा। चित्ररथ भी नहीं होगा क्योंकि चित्ररथ जो है वह गंधर्व राज है जो हेमकूट के राजा हैं और जाबाली एक स्वयं मुनि है, इसलिए जाबाली भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर तारापीठ होगा। तारापीठ जो थे वह अवंतिका नरेश थे जिनकी राजधानी भी विदिशा नगरी थी। कादम्बरी किसकी पुत्री थी? तो कादम्बरी चित्ररथ की पुत्री थी जो कि हेमकूट नरेश गंधर्व राज हैं। शूद्रक चंद्रपीठ का एक दूसरा अवतार था, इसलिए उनकी पुत्री भी नहीं हो सकती। शुकनास तारापीठ के मंत्री हैं और तारापीठ जो है वह अवंतिका नरेश हैं, इसलिए ये भी नहीं होंगे। सही ऑप्शन हमारा सही आंसर जो है वह चित्ररथ ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। चंद्रपीठ किसका पुत्र था? तो तारापीठ के मंत्री का नाम शुकनाश है, चित्ररथ हेमकूट नरेश है और जाबाली मुनि है। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह चंद्रपीठ होगा। छठवां क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्न में से किसके अश्व का नाम इंद्रायुध है? तो यानी कौन सा राजकुमार या फिर राजा था जिसके जो अश्व थे यानी जो घोड़ा था उसका नाम इंद्रयुध था? तो तारापीठ के घोड़े का नाम इंद्रयुध है नहीं, वैशंपायन के भी नहीं है। चंद्रपीठ
चंद्रापीठ जो है उनके अश्व का नाम इंद्रयुध था, क्योंकि वह काफ़ी तेज, काफ़ी तीव्र वेग से मतलब दौड़ता था और इसके लिए उसे अभ्यस्त कराया था, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेनिंग दी गई थी उसे। तारापीठ किस देश के राजा थे? तो अभी मैंने इसके पहले बताया भी आपको कि तारापीठ जो थे वह अवंतिका नरेश थे, यानी कि अवंती देश के राजा हैं। तो राइट आंसर ये होगा आपका अवंती नरेश। हेमकूट भी नहीं होगा, और विदिशा उनकी जो है वो नगर राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? शिशुपाल वधम जो है वो आपका माघ कृत है, महाकवि माघ ने इसे लिखा है। मेघदूत जो है वो महाकवि कालिदास कृत है, इसे महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। किरातार्जुनीयम जो है यह भी आपका महाकवि भारवी द्वारा रचित है। तो इस वजह से बाणभट्ट जो है उनकी रचना कादम्बरी है। और मित्रों आपको एक छोटी सी बात और भी बता देना चाहती हूँ मैं कि जो बृहत्त्रयी होती है उन बृहत्त्रयी में ये दोनों रचनाएँ आती हैं, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नैषधीयचरितम। तो जो इसमें क्रम है वो आपका किरातार्जुनीयम प्रथम मतलब पहले क्रम पे है, दूसरे पे आपका शिशुपाल वधम है और तीसरे पे आपका नैषधीयचरितम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थात इसका हिंदी अर्थ आप जान लीजिए कि जगत में जो कुछ भी है, या फिर गद्य साहित्य, संस्कृत गद्य साहित्य के इतिहास में जो कुछ भी है वह बाणभट्ट का ही जूठन है, या फिर उनका ही दिया हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। अर्थात जो बाणभट्ट ने रचनाएं कर दी हैं, जो कुछ भी उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है वही अन्य कवियों की रचनाओं एवं उनकी उक्तियों में भी प्राप्त होता है। इसलिए बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम जो है यह उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, और यह उक्ति जो है यह आपकी बाणभट्ट जी के लिए कही गई है। और आपका 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कादम्बरी किस विधा की रचना है? नाटक नहीं है, गद्य भी नहीं है, काव्य नहीं है, कथा। कादम्बरी जो है यह एक कथा है जो कि महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। 11वां क्वेश्चन है आपका बाण ने कादम्बरी में अनार्य शब्द किसके लिए कहा है? अर्थात बाणभट्ट जी की जो रचना है इसमें कादम्बरी, उसमें उन्होंने अनार्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह शब्द जो है उन्होंने लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग किया है। यहाँ पर अनार्य शब्द उनको प्रयोग करने का ये अर्थ नहीं था कि वह उन्हें कुछ भला या बुरा कहना चाहते हैं, जी नहीं। यहाँ पर अनार्य शब्द उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि लक्ष्मी जो है वह किसी के पास टिकती नहीं है। लक्ष्मी चंचला, लक्ष्मी को उन्होंने चंचला भी कहा है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वह चंचला है, वह किसी के पास नहीं टिकती हैं। एकमात्र वह विष्णु जी के पास है, और वहाँ मतलब वह जिसके भी पास रहती हैं वह क्षणभंगुर होती हैं। आज है कल आपके पास से चली जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े राजा, एक समय में उनके पास काफ़ी धन रहा है, पर आने वाले कुछ समय पश्चात उनके पास धन की कमी हो जाती है। जैसे आप और हम भी देख लीजिए, क्या हमारे पास लक्ष्मी या धन हमारे पास कभी टिकता है? आज आपके पास पैसा है, क्या पता कल आपके पास पैसा ना हो। तो इसलिए उन्होंने अनार्य शब्द लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में है सुकनास ने चंद्रापीठ को गुरुपदेश कब दिया था? राज्याभिषेक से पूर्व, विश्व विजय अभियान से पूर्व, तीसरा ऑप्शन है गुरुकुल आगमन के पश्चात, चौथा है अ और स दोनों। तो मित्रों हमारा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, विकल्प अ जो है वो सही होगा, क्योंकि
शुकनाशोपदेश में हम यही पढ़ते हैं कि जब चंद्रापीड़ गुरुकुल से वापस आते हैं और जब उनका राज्याभिषेक होने वाला रहता है तो वह अपने सभी गुरुओं, अपने वरिष्ठजनों से सबसे मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। तब जब वह सुकनाश के पास जाते हैं, अपने उनके जो महामंत्री रहते हैं, तो वह उस समय शुकनाश उनको कुछ उपदेश देते हैं, कुछ वचन मतलब बताते हैं, कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। और जो कुछ भी वह उस वक्त बताते हैं वही हमारे शुकनाश उपदेश में है। जैसा कि इसका अर्थ भी यही निकलता है, शुकनाशोपदेश यानी शुकनाश द्वारा दिया गया उपदेश। तब वो बताते हैं उन्हें कि किस प्रकार से एक अच्छे राजा को रहना चाहिए, वो उनसे हर स्थिति परिस्थिति में किस तरह से सामान्य रहना चाहिए और एक राजा को पिता की भांति कैसे रहना चाहिए, अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि सभी बातों का वर्णन वह इस शुकनाशोपदेश में किए हैं। तो हमारा विकल्प अ जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैशंपायन किसका मित्र था? तो वैशंपायन जो है वह चंद्रापीड़ का मित्र था। यह उसका बचपन का मित्र था और शुकनाश जो है ये उनका पुत्र भी था। यानी कि यहाँ से आपकी दो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि वैशंपायन किसका मित्र था, तो यहाँ आप इसको टिक करेंगे, यानी कि चंद्रापीड़ का मित्र था वह। और अगर यह पूछा जाता है कि वैशंपायन किसका पुत्र था, तो आप यह ऑप्शन टिक करेंगे, शुकनाश। क्योंकि मित्रों हारित जो है वह जाबाली मुनि का पुत्र था और कादम्बरी जो है वह चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी, यानी उसकी प्रिया थी। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाकवि बाण किसके समकालीन थे? अर्थात महाकवि बाण जो थे वह किस राजा के समय या किस महाराज के समय समकक्ष मतलब थे, उनकी शासनकाल के समय में थे? तो मित्रों विक्रमादित्य तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि महाकवि कालिदास जो थे वह विक्रमादित्य के समकालीन रहे हैं और बाणभट्ट का जो मतलब वर्णन है वह उसके पश्चात हमें मिलता है। और अशोक और चंद्रगुप्त भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह विक्रमादित्य से पूर्व के हैं। इसलिए मित्रों आपका हर्षवर्धन होगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह यह है, चंद्रापीड़ किसका अवतार है? अर्थात जो चंद्रापीड़ की कथा है, कादम्बरी कथा है, उसमें चंद्रापीड़ के दो जन्मों की कथा है। पहला है शूद्रक और दूसरा है चंद्रापीड़। तो इसमें जो चंद्रापीड़ है वह या फिर जो शूद्रक है, इसके दोनों जन्मों की कथा है, लेकिन इसका मूल जन्म जो था, यह मूल अवतार किसका है? तो भगवान शंकर का भी नहीं है और विष्णु का भी नहीं, यह लोकपाल चंद्रमा का अवतार है, जो कि शापवश पृथ्वी पर अपने 2 जन्म लेता है और शाप की पूर्ति के बाद यह वापस लोकपाल चंद्रमा का अवतार प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं यह मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। अभी इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको इजीली इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं अपने चैनल पे ऐसी ही ढेर सारी BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर संस्कृत और हिंदी के टॉपिक पर वीडियो लाती रहती हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।